चलिए दोस्तों, देखिए अभी आप लोग का कल मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। तो आंसर की जो है सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश वाला मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग फोकस कीजिए मैथ पे। तो मैं दौड़ के मार्केट गया और बस आया हूँ, 15 से 20 मिनट लगाया हूँ तुरंत आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साफ़ हो गया मेरा कीबोर्ड, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यहाँ पे जो सबसे बुरी स्थिति हमारे लिए यह बन गई है कि इन्होंने हमें एग्ज़ाम का टाइमिंग नहीं दिया है। मात्र एक दिन टाइमिंग दिया है यार, ओनली 1 डे, ठीक है। और एक दिन भी कहाँ, गैप कहाँ दिया है इन्होंने। ये सबसे ख़राब स्थिति हमारे लिए साबित हो गई कि इन्होंने एक टाइम नहीं दिया है। अगर एक दिन का टाइम मिल जाता, मात्र एक दिन का, तो आप इसमें कमाल कर सकते थे। फिर भी आप कमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जिनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा का पूरा पीडीएफ दूंगा 44 पेज का, ठीक है। आप उस मटेरियल को खुद से चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें पढ़िए यार। मैं किसी तरह से फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो देखना ही देखना है, ठीक है, आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 करके डिवाइड किया गया, तो मैं डायरेक्टली यूनिट 4 पे आता हूँ, क्योंकि यूनिट 4 जो है हमारा मैथ का पोर्शन उसमें बहुत कम है और उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है हमारी कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, एक्सेल की हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सेल से। और इससे पहले हम लोगों ने नहीं 3 वीडियो बना चुका है यार, 3 वीडियो इससे पहले मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए एक्सेल, MS ऑफिस। एक्सेल से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सेल क्या है। तो MS ऑफिस का नाम सुने, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने ही होंगे सब कोई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें हमारा 4 चीज़ आता है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको MS वर्ड शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। वर्ड एक्सेल है वो, पावर पॉइंट हो गया। एक होता है एक्सेस। क्या होता है? एक्सेस, ठीक है। तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, साथ ही MS एक्सेस, ये 4 चीज़ें MS ऑफिस के पैकेज में आती हैं, ठीक है। तो उसमें हमें पढ़ना है एक्सेल। क्या पढ़ना है? एक्सेल। और अगर आप ADCA का कोर्स किए हैं कंप्यूटर में, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम ही होंगी। ADCA क्या फुल फॉर्म होता है इसका? एडवांस डिप्लोमा, क्या होता है DCA का फुल फॉर्म? क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसका हो जाएगा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें ये कोर्स एक एक्सेल का होता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जिस प्रकार आपका इंग्लिश में पेपर आया है 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, हो सकता है इसमें भी आपको 100 मार्क्स का ही पूछे। लेकिन 100 पूछा तो फिर आपको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि यह इंग्लिश नहीं मैथ है भाई। इसमें कभी कभी क्या बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक्सेल फंक्शन सेल की श्रेणी में औसत की गणना करता है, ठीक है। यानी कि एवरेज को अगर हमको काउंटिंग करना है तो हम लोग किस सेल का यूज करेंगे? तो हम लोग एवरेज को ही दबाएंगे, ठीक है। औसत के लिए एवरेज को ही दबाएंगे, याद रखिएगा, एवरेज ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है हमारा B नंबर। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को पढ़िएगा। कि समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे उपयुक्त चार्ट होता है पंक्ति चार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग लाइन चार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, लाइन चार्ट। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट कब करते हैं? फॉर्मेट करने का हमारा मतलब है कि पठनीय, जो हमारा पढ़ने वाला डाटा है, ठीक है, रीडिंग जिसको करते हैं, और समझने में सुधार हो सके, ठीक है। तो पठनीय और समझ में सुधार करने के लिए हम लोग एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डेटा पर गणितीय गणना करने के लिए किस एक्सेल टूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो गणितीय गणना करने के लिए अगर हमको मैथमेटिकल काउंटिंग करना है, ठीक है, तो हम लोग जो है फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? फार्मूला का, टूल बार, ठीक है। तो फार्मूला टाइप का यूज करेंगे। और हिंदी में सूत्र बोलेंगे, तो हिंदी वाला ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर ये जो एक्सेल वगैरह है सब आपका जनरली इंग्लिश में होता है। तो फार्मूला इसको याद रखिए, ठीक है, हिंदी में सूत्र बोलते हैं।
और अगर मैथ का पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आया तब तो भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट और हो जाएगा। आना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब देखिए किस में आता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सेल की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में समझ में आएगा कि व्हाट एक्सेल फीचर, एक्सेल का कौन सा फीचर अलाउ करता है किसके लिए, तो यूजर टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो किस डेटा का यूज करेंगे, तो दोस्तों हम लोग यूज करेंगे चार्ट का। ठीक है, किसका, चार्ट का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि विभिन्न श्रेणियों में डेटा की तुलना, ठीक है, करने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग करना है, तब आपको सबसे अच्छा चार्ट हो जाएगा आपका बार चार्ट। कौन सा चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा एक्सेल फंक्शन, कौन सा एक्सेल फंक्शन सेल की श्रेणी के योग की गणना करता है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग को जोड़ना होता है, सम करना होता है, तो हम लोग सम का ही यूज करेंगे, SUM। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक्सेल सुविधा उपयोगकर्ता जो यूजर होता है उसको गणितीय यानी कि मैथमेटिकल और सांख्यिकीय यानी कि फ्रीक्वेंसी या फिर स्टैटिक्स बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल वर्क जो है उपयोग करने का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है यहाँ पे कि विच एक्सेल फीचर, एक्सेल का कौन सा फीचर हमें क्या करता है, तो अलाउ करता है किसके लिए, तो एनालाइज डेटा यूजिंग, ठीक है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल फंक्शन। तो जो हम लोग को यूज करने देता है, अलाउ करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा एनालाइजिंग टूल्स, और हिंदी में बोलते हैं डेटा विश्लेषण टूल पैक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक्सेल फंक्शन कोशिकाओं सॉरी यहाँ पे कोशिका लिख दिया यार, सेल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिका नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, कौन सा एक्सेल फंक्शन सेल की श्रेणी के मानक विचलन की गणना करता है। ये बायोलॉजी में चला गया, सेल रॉबर्ट हुक ने खोज किया था ना, लेकिन वो सब हमको नहीं पढ़ना है। तो इंग्लिश में होगा कि व्हाट एक्सेल फंक्शन, एक्सेल का कौन सा फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन SD ऑफ अ रेंज ऑफ सेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ST डेव। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ST से स्टैंडर्ड, डेव से डेविएशन। ठीक है, मानक विचलन हिंदी में बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि एक्सेल की कौन सी सुविधा, एक्सेल की कौन सी सुविधा यूजर को यानी कि उपयोगकर्ता को बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित और हेडर करने की अनुमति देता है। एक ऑप्शन होता है हेडर फुटर। ठीक है, फुटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे इसको यहाँ से कि व्हाट एक्सेल फीचर अलाउ टू यूजर ऑर्गेनाइज क्या है, मैनिपुलर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसको डेटा एनालाइजिंग टूल पैक इसको बोलते हैं। ठीक है, डेटा एनालाइजिंग टूल पैक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, तो जो लोग एक्सेल में काम किए होंगे ना उनको तो बहुत ईजी लग रहा होगा, अरे भाई यही सब आ रहा है, हाँ यही सब आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि दो चरों ठीक है के बीच, दो चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट का सबसे अच्छा उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको चार्ट का टाइप बताना है कि बेस्ट सुटेबल रहता है किसके लिए, तो शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, तो दो वेरिएबल के बीच जो हमें दिखाना होता है रिलेशन, इसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे अच्छा यूज करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका गोलाकार होता है। ठीक है, पाई चार्ट किस तरह से होता है, गोलाकार, सर्कल, वृत्ताकार। नेक्स्ट है हमारा कि इन एक्सेल व्हाट डू द सम फंक्शन डू। ठीक है, यानी कि एक्सेल में जो सम का फंक्शन होता है जिसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करता है, तो सिंपल सा बात है, जोड़ते हैं भाई। तो सेल की श्रेणियों को योग, यहाँ पे कोशिका मत पढ़िए, इसको सेल पढ़िए। ठीक है, कि सेल की जो श्रेणी है उसको जोड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, योग की गणना करता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है
कि एक्सेल की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को विशिष्ट मापदंडों के आधार पर डेटा फिल्टर करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो कौन सा फीचर है एक्सेल का जो डेटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसमें आपको फिल्टर करने का सुविधा मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिवट टेबल। ठीक है, या पाइवट टेबल या पिवट टेबल जो भी बोलते हैं, पाइवट टेबल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि अनुपात या प्रतिशत दिखाने के लिए जब हम लोग को अनुपात रेशियो का साइन या फिर प्रोपोर्शन का साइन दिखाना होता है, ठीक है, तो किस प्रकार का चार्ट का सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है चार्ट का यूज करते हैं वही हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब वृत्ताकार चार्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि एक्सेल में जो पाइवट टेबल है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो एक्सेल में जो पाइवट टेबल होता है उसका उद्देश्य या मेन वर्क जो काम करने का होता है वह है कि बड़ी मात्रा में जो डेटा है उसको सारांश और विश्लेषण करना। ठीक है, यानी कि समरी करना और उसका एनालाइज करना। ठीक है, दो चीज़ काम होता है पाइवट टेबल का, समराइज करना और उसका एनालाइज करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सेल का फंक्शन है जो कि सेल की श्रेणियों के माध्यिका की गणना करता है। ठीक है, तो सेल की श्रेणी की माध्यिका की जो गणना करता है जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन के लिए हम लोग यूज करते हैं मीडियन का। ठीक है, देखिए अगर वेरिएशन बोलेगा तो वेरिएशन दीजिएगा, एवरेज बोलेगा तो एवरेज दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो एसटी डेव दीजिएगा। ठीक है, और मीडियन बोलेगा तो मीडियन दीजिएगा। सिंपल है, इसमें तो मतलब उतना भी टफ नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, जब भी हमारा होता है कोई मैटर, सॉरी यार थोड़ा सा गाजर खाया हूँ, मार्केट गया 250-300 रुपये खर्चा करके आ गया फालतू में, और चाट भी नहीं खा पाया। मतलब कभी कभी मन कर लेता है, 1 महीना से तो खाया नहीं हूँ फिर भी। चलिए, आप भी खाते होंगे ना चाट वगैरह, ऐसे पेट के लिए ख़राब ही होता है, खाते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है फिर एक ही बार में। चलिए, फिर कालमेघ खाना पड़ता है। कालमेघ समझते हैं? कालमेघ क्या होता है? बहुत तीता होता है, बहुत तीता। हम लोग के गांव में जंगल में मिलता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कालमेघ सप्ताह में एक बार खा जाइएगा ना तो बीमार नहीं पड़िएगा। एक सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार खाइए, 12 महीना में 12 बार। चलिए पढ़ते हैं। व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच तुलना दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज द बेस्ट होना चाहिए यार। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज द बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग, कंपेयरिंग जब आपको करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, अमंग इंडिविजुअल आइटम। तो जब आपको इंडिविजुअल आइटम में आपको कंपेयर करना है तब हम लोग कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट या फिर स्तंभ चार्ट। कॉलम चार्ट कैसा होता है? तो ये आपका इस तरह से आयताकार होता है कॉलम चार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला है कि एक्सेल फंक्शन। एक मिनट यार, थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा देता हूँ। एक्सेल में जो काउंटिंग होता है, काउंटिंग का फंक्शन क्या करता है? ठीक है, तो देखिए काउंट यानी कि जो गणना करने का काम होता है वह होता है दोस्तों किसी श्रेणी में उन कक्षों की, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं उसको, ये जो आपका क्या होता है यार, सेल बोलेंगे, ठीक है, या फिर रेंज। ठीक है, तो किसी श्रेणी में उन कक्षों की संख्या की गणना करता है जिसमें संख्याएं होती है। ठीक है, जिसमें नंबर होते हैं उसकी काउंटिंग करता है। याद कर लीजिएगा, और याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बॉस। नेक्स्ट है हमारा कौन सा एक्सेल फंक्शन सेल की श्रेणी में उच्चतम मान की गणना करता है। ठीक है, तो देखिए जो उच्चतम मान की गणना करता है, तो उच्चतम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पढ़िए थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम बोलते हैं। देखिए व्हाट एक्सेल फंक्शन, एक्सेल का कौन सा फंक्शन कैलकुलेट द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। ठीक है, तो हाईएस्ट की जगह हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम को हम लोग मैक्स से यूज करते हैं, MAX। ठीक है, और ये सभी आपको कैपिटल लेटर में रहेगा, ध्यान देना है। कहीं कहीं छोटा अक्षर दे देगा तो फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कैपिटल लेटर को ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा, पूछा गया है कि समय के साथ विभिन्न श्रेणियों में
डेटा की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे अच्छा होता है, ठीक है, सूटेबल होता है। तो देखिए, जब आपको श्रेणियों में डेटा की कंपेयर करना है, ठीक है, डाटा का कंपेयर करना है कैटेगरी में, ठीक है, ओवर टाइम, तब आपको जो है स्तंभ चार्ट यानी कि कॉलम चार्ट का यूज करना होगा, ठीक है। कॉलम चार्ट अभी मैंने बताया है कैसा होता है, कॉलम चार्ट इस तरह से होता है। पाई चार्ट कैसा होता है, तो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक्सेल में सशर्त स्वरूप का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो एक्सेल में सशर्त स्वरूप का उद्देश्य है दोस्तों विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली जो सेल है उसको उजागर करना, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे टू हाईलाइट सेल दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। देखिए, आप लोग के जल्दी है ना, मैं अभी अपना जो हमारा कोर्स है टाइपिंग का उसको मैं करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज सीखूंगा और वाइट हैकर बनूंगा यार, ठीक है। मतलब पहले तो सोचता था कि चलिए जो भी है, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक्सेल फंक्शन सेल की श्रेणी में सबसे कम मान की गणना करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे जो लो मान होता है, ठीक है, इसकी गणना कौन करता है, जिसको लो को हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम का मिनिमम, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो देखिए, इंग्लिश में हो जाएगा कि विच एक्सेल फंक्शन, एक्सेल का कौन सा फंक्शन कैलकुलेट करता है, यहाँ पे लोवेस्ट की जगह बोलिए मिनिमम, क्या बोलिएगा, मिनिमम, और हाईएस्ट की जगह मैक्सिमम। तो मिनिमम देखिए कहाँ पे है, तो MIN हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। लोवेस्ट मान की गणना करता है। मैक्सिमम मान की गणना कौन करता है, मैक्स। जोड़ की गणना कौन करता है, सम, ठीक है। अगर औसत की गणना पूछा जाए तो एवरेज करता है। मीन की तो मीन हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि डेटा का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, ठीक है, तो डेटा का वितरण दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट का सबसे अच्छा यूज होता है, ठीक है। तो जब आपको डेटा का शो करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिवाइड करते हैं, तो देखिए हम लोग जो चार्ट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम चार्ट। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट, ठीक है। और देखिए, आपने एक नाम सुना होगा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, PDS, और हिंदी में बोलते हैं जन वितरण प्रणाली। अब समझ गए होंगे। कोटा, जहाँ पे चार मिलता है, गेहूं मिलता है, ठीक है, वही कोटा। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को अगर शो करना है तो हम लोग हिस्टोग्राम चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और मैं एक सजेशन दूंगा कि आप में से जितने भी लोग कंप्यूटर नहीं सीखें तो प्लीज़ सीख लीजिए दोस्तों, इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, ठीक है। और कम से कम आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, जैसे कि वर्डपैड क्या होता है, ठीक है, नोटपैड क्या होता है, ये तो ये सब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इन सब को हम गोली मारते हैं। मेन चीज़ जो आपको सीखना है MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ आप सीख लीजिए, ठीक है। एक्सेस सीखें या ना सीखें वो अलग की बात, लेकिन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, अगर आप इन फ्यूचर में प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं तो, ठीक है। गवर्नमेंट तो लगता नहीं है प्राइवेटो मिलेगा, तो आपको ये 3 चीज़ जानना होगा, ठीक है। और टेली वगैरह जानेंगे तो बहुत अच्छा है, कोडिंग वगैरह सीख लीजिएगा तो और अच्छा है, ठीक है। और कोई लैंग्वेज जान लीजिएगा, पाइथन, C, बहुत सारा है, HTML, तो और अच्छा है, ठीक है। अगर आप क्लियरली बता रहा हूँ, 6 महीना 2-2 घंटा क्लास कीजिएगा ना तो बहुत कुछ सीख जाइएगा कंप्यूटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा है कि एक्सेल में काउंट जो फंक्शन है, ठीक है, देखिए काउंट के बाद TF लिखा है, ठीक है। तो काउंट जो फंक्शन है यह क्या करता है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन का दोस्तों यूज होता है जनरली हम लोग कि किसी भी श्रेणी में विशिष्ट जो स्पेशल हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है, ठीक है, उसको पूरा करने वाली जो सेल्स होती हैं उन नंबर को काउंटिंग करना, ठीक है। इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि एक्सेल की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रूप से टोटल और उपयोग की गणना करने की अनुमति देता है। तो एक्सेल की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को स्वचालित रूप से
कुल और उपयोग की गणना करने की अनुमति देता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पाइवट टेबल। ठीक है, पाइवट टेबल बोलेंगे या पिवट टेबल, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, ऑटोमेटिकली। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण भागों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट का सबसे अच्छा यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करना है किसका, तो टोटल। ठीक है, टोटल जिसको वोल भी बोल सकते हैं, वोल पार्ट्स। ठीक है, कंपेयरिंग होल पार्ट्स, देन हम लोग यूज करेंगे पाई चार्ट का। ठीक है, पाई चार्ट मतलब गोलाकार। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि एक्सेल में एवरेज फंक्शन का क्या काम होता है। तो अभी हम लोगों ने जान लिया है, एवरेज जो है औसत निकालता है। ठीक है, देखिए, विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली सेल की श्रेणी के औसत की गणना करता है। क्या करता है, तो एवरेज हमारा काउंटिंग करता है, औसत निकालता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सेल की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को ग्राफिकल तत्वों का उपयोग करके डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उसको जो है एक इमेज की तरह या ग्राफ की तरह शो करता है। ठीक है, कि व्हाट एक्सेल फीचर, एक्सेल का कौन सा फीचर अलाउ यूजर को अलाउ करता है, किस लिए, तो विजुअली रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट। ठीक है, तो ग्राफिकल एलिमेंट के लिए जो यूजर को एक्सेस करता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट। क्या बोलते हैं, चार्ट के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और इसमें पूछा गया है कि किस विधि में, अब देखिए यहाँ पे आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग धीरे धीरे घुसता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विधि में किसी समस्या को छोटे प्रबंधकीय भागों में विभाजित करना शामिल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फुट डालो और राज करो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, और किस समस्या को छोटे प्रबंधकीय विभागों में विभाजित करना शामिल है। इसको फुट डालो और राज करो, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, मतलब ये तो कर दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर इस तरह से हिंदी नहीं होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, हिंदी में ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। बता रहे हैं ना कि गूगल ट्रांसलेट कीजिएगा तो कुछ का कुछ निकाल देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। छोटे छोटे भागों को अगर आपको प्रबंध करना है, मैनेज करना है, ठीक है, तब आपको डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर का यूज करना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आप लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग में घुस जाइएगा। ठीक है, एक्सेल से, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यानी कि कंप्यूटेशनल सोच में अपघटक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक है, जो प्राइमरी एम होता है वह क्या होता है। तो देखिए, जो इंग्लिश में पढ़िए कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल, प्राइमरी गोल क्या है। ठीक है, तो किसका, तो डिकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, तो राइट दोस्तों, इसका जो मेन गोल होता है कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे और अधिक प्रबंधकीय भागों में तोड़ना। ठीक है, बहुत बड़ा समस्या है, तो पहले उसको छोटा छोटा कीजिए, पीस कर दीजिए, मुर्गा के जैसा। ठीक है, मतलब मुर्गा तो वैसे जल्दी नहीं खाना चाहिए, पीस कर दीजिए, और फिर उसको मैनेज कीजिए कि ये भाई इतना लेगा ना, आप चखना इसको बनाइएगा, आप दारू थोड़ा कम पीजिएगा, हमको थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा ना। चलिए, दारू वारू मैं नहीं पीता हूँ यार, और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि नहीं पीते होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, तो दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, इस तरह से सोचिए, और सोचिएगा कि मेरा गम बहुत ज़्यादा है तो फिर तो दारू पीना पड़ेगा। लेकिन ये सब नहीं पीना चाहिए, दारू गांजा भांग, क्या बोलते हैं, चरस गांजा। मैं एक बार बचपन में बीड़ी पिया था, इतना खोखा था कि क्या बताऊं यार, खांसते खांसते परेशान हो गया था। उसके बाद और कुछ नहीं, ना बीड़ी सिगरेट गांजा दारू वाइट, खैनी भी नहीं खाता हूँ। चलिए, वो सब खाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कोई पसंद भी नहीं करेगा आपको। कंप्यूटेशनल विश्लेषण, ठीक है, यानी कि कंप्यूटेशनल एनालिसिस का एक आवश्यक घटक क्या है। तो देखिए, कंप्यूटेशनल एनालिसिस का एक आवश्यक घटक है कि प्रॉब्लम्स को आपको डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, पहले ये तो बताइए। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है प्रॉब्लम को, यानी कि समस्याओं को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा अप्रोच, कौन सा दृष्टिकोण, ठीक है, किसी भी समस्या को एक साथ हल करने के बजाय टुकड़ों में हल करने की केंद्रित है। ठीक है, टुकड़ों में हल करने की केंद्रित है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये फुट डालो और राज करो वाली नीति है। इसका हिंदी गलत हो जाता है, फुट डालो और राज करो नहीं, इसका हम लोग बोलते हैं कि डिवाइड एंड
कॉन्क्वेयर, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि आपको बन लेना है अमीर आदमी, ठीक है, चाहे सिंपल लेते हैं कि आपको बनना है IAS, ठीक है, और अभी आप एक गरीब फैमिली से हैं, आपके पास इतना भी औकात नहीं है कि अपना एक साइकिल खरीद सकें, ठीक है, ऐसा मान के चलता हूँ। तो पहले क्या करना है, अभी आप 12th पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान के चलता हूँ 12th कंप्लीट किए और अभी BA का एग्ज़ाम दिए सेकंड सेमेस्टर का, तब आपको जो है कोई काम ढूंढना होगा और आपके पिताजी भी इतने गरीब हैं कि आपको पढ़ाने का औकात नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब मैं देखिए बहुत डेंजर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट ऐसा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको किसी दुकान में काम करना होगा और ऐसे दुकान में जहाँ पे आपको पढ़ने का टाइम मिले, जैसे पैथोलॉजी हो गया, पैथोलॉजिकल लैब, ठीक है। दूसरा, आप किसी हॉस्पिटल में रह सकते हैं। तीसरा, आप किसी मेडिकल दवाई दुकान में रह सकते हैं। चौथा, किसी भी दुकान पे अगर आपको हार्ड काम भी होता है, शारीरिक श्रम, तो उसमें 2 से 3 घंटा ही काम करना है, ठीक है। कुल मिला के बात इतना है कि आपको कहीं पे कोचिंग भी पढ़ाना है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना है। कितना काम करना है, 2 से 3 घंटा, बाकी टाइम आपको पढ़ाई के लिए निकालना है। 2 से 3 घंटा जो आप काम कीजिएगा ना, ये जीवन का बहुत कुछ आपको सिखा देगा, ठीक है। और धीरे धीरे आप पहले एक छोटा सर्विस ले लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्राइवेट जॉब में घुस जाइएगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में घुस जाइए, ठीक है। प्राइवेट में घुसने के बाद पढ़ाई जुनून करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, फिर गवर्नमेंट में घुस जाइए, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट छोटा जॉब ले लिए, मान लीजिए कोई कलर का आपने जॉब ले लिया, ठीक है, तो कलर के बाद फिर आप घुस गए क्लर्क में आपका 20,000 पेमेंट आने लगा, 20-25,000, देन आप जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी मिल गया। अब आप डायरेक्टली तैयारी कीजिए IAS का, और यहीं पे अगर आप IAS का तैयारी करते हैं, मान लीजिए अभी आपके पास साइकिल लेने का पैसा नहीं और डायरेक्टली IAS का तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं 99% संभावना है, 99% संभावना है कि आप जो है फेल कर जाइएगा, ठीक है। 3 बार 4 बार अटैम्प्ट दीजिए, फेल कर जाइएगा, ठीक है। और इतना बार देते देते अगर आपका नहीं हुआ तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपका उम्र 28 प्लस हो चुका होगा और आप ईमानदारी से बता रहा हूँ हारे हुए इंसान हो चुके होंगे मन से, भले लोगों को बताने में शर्म आता होगा और आपके पैकेट में पैसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लीजिएगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर लीजिएगा। वो गोल अगर आपको फ्यूचर में नहीं भी मिलता है IAS, तो आपके पास इतनी औकात होगी कि आप उससे बेस्ट लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो यह है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा है कि कौन सा दृष्टिकोण किसी समस्या को एक साथ हल करने के बजाय टुकड़ों में हल करने पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। समझ गए, पहले छोटा छोटा खंड कर लीजिए, स्टेप बाय सीढ़ी चढ़िए, एक अचानक सबसे ऊपरी सीढ़ी मत चढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो गिरिएगा ना, दो दांत मुंह सब टूटा जाएगा, खिसर जाइएगा ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, बहुत कुछ सही भी बोले हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एल्गोरिथम के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एल्गोरिथम के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों असंदिग्धता, इसको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, तो यूनेमबिलिटी, ठीक है, यूनेमबिलिटी गिलिटी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, जो भी है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हुआ थोड़ा सा, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि लचीली एल्गोरिथम में सब बचने के लिए आम नुकसान क्या है, ठीक है। तो लचीली एल्गोरिथम से बचने के लिए आम नुकसान ये हमारा कि स्थानीय अनुकूलन है, ठीक है, यानी कि लोकल ऑप्टिमाइजेशन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आप भी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ा हूँ 3-4 बार, इससे पहले भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक एल्गोरिथम के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को डिजाइन करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। कोई एल्गोरिथम है और उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिजाइन को, तो हम लोग किस टूल का यूज करेंगे, तो हम लोग जो है फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। फ्लो चार्ट, प्रवाह चार्ट गलत हो जाएगा, हिंदी में बहुत कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका हिंदी मीनिंग निकालिएगा तो फिर वह कहीं का कहीं निकल जाएगा, ठीक है। बोलता है ना कि कुछ सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है कि एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है एल्गोरिथम की। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है अस्पष्टता है, यानी कि क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिगिलिटी, ठीक है, एम्बिग्यूटी आपको इसमें मिलेगी, यानी कि अस्पष्टता मिलेगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है किस विधि में
प्रत्येक चरण पर सर्वोत्तम तात्कालिक समाधान का चयन करना शामिल है। ठीक है, किस विधि में प्रत्येक चरण पर सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट तात्कालिक समाधान चयन शामिल है। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्यूशन है, किसमें बेस्ट सॉल्यूशन होता है, तो देखिए इसको बोलते हैं लचीला तरीका यानी कि आपका ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड में आप जो है इमीडिएटली सॉल्यूशन ले सकते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बेस्ट इमीडिएटली सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा है, इसमें पूछा गया है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। ठीक है, तो समस्या समाधान में जो हमारा पहला कदम है वह है प्रॉब्लम को, तो आप पहले समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए हैं और बोल रहे हैं कि इलाज कीजिए, अरे भाई क्या हुआ पहले ये तो बताओ। ठीक है, तो उसको क्या हुआ है पहले ये समस्या तो समझिएगा ना, तो ये हमारा फर्स्ट है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि किस विधि में किसी समस्या का पुनरावृत्ति रूप से छोटी छोटी उप समस्याओं में विभाजित करना शामिल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तक हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा छोटी छोटी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट के सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने का पूरा पूरा संभावना रखता है, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशनल सोच में पैटर्न पहचान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल जो थिंकिंग होता है इसमें हम लोग पैटर्न को जो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, इसका पर्पज क्या होता है, तो मेन गोल दोस्तों इसका जो है कि डेटा में समानता या नियमितता की पहचान करना। ठीक है, आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज और रेगुलरिटीज इन डाटा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच टूल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि संचारित प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं या फिर किस उपकरण का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं स्क्यूडो कोड का यूज करेंगे। ठीक है, सूडो कोड सबसे अच्छा रहेगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रक्रिया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है इसका लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेप को, अंतिम चरण को। तो देखिए दोस्तों, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है तो इसका लास्ट स्टेप को बोलते हैं समस्या को सुलझाना। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और पहला चरण क्या होता है, तो पहला चरण होता है समस्या को समझना, पहले समस्या को परिभाषित करना कि आदमी को क्या समस्या है, पहले इसके तो जान लो ना, नहीं तो वहाँ पे समस्या रहेगा कुछ और इलाज कर दीजिएगा कुछ और, कई बार होता है ऐसा भी। नेक्स्ट है हमारा कि किस विधि में भविष्य के, एक बार क्या हुआ कि मैं पैथोलॉजी में था, एक आदमी आया उसके साथ और दो आदमी आए, तो बोले कि क्या है समस्या, तो बोले कि टाइफाइड हो गया इसका, तो थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कर दीजिए। हम तो बोले ठीक है, हाथ आगे कीजिए। तो वो आदमी हाथ भी दे दिया आगे, ये वाला आदमी। ठीक है, अब बोले तो कितना दिन से बुखार है जी आपको, हम पूछें, तो बोला हमको बुखार नहीं है, इसको बुखार है। तो हम बोले कि आप हाथ आगे काहे किए हैं, तो बोला आप आगे करने के लिए बोले हैं। हम बोले यार तो पहले ही बता, नहीं तो अभी आपका ब्लड भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है, पहले समस्या को समझिए कि क्या है समस्या, किसको है समस्या, किस चीज़ से है समस्या। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है। चलिए, मैंने पैथोलॉजी में भी काम किया है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि किस विधि में भविष्य के परिणामों पर विचार किए बिना प्रत्येक निर्णय बिंदु पर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है हमारा ग्रीडी मेथड। ठीक है, ग्रीडी मेथड, लचीला तरीका, याद रख लीजिएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जो अमूर्तता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका प्राथमिक मेन पर्पज क्या होता है या प्राइमरी पर्पज क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पज जो होता है एब्स्ट्रैक्ट का कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं कि आवश्यक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, और ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अप्रासंगिक विवरणों का अनदेखा करना। ठीक है, जो प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक है, उन विवरणों को अनदेखा करना है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि किस विधि में भविष्य के प्रभावों पर विचार किए बिना
वर्तमान स्थिति में लाभ पहुंचाने वाले निर्णयों को बार बार लेकर किसी समस्या को हल करना शामिल है। ठीक है, तो इसको हम लोग वही मेथड बोलेंगे कि ग्रीडी मेथड, यानी कि लचीला तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक ग्रिड मतलब जाल भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल सोच में मूल्यांकन, यानी कि अगर आपको एवोल्यूशन करना है तो प्राथमिक लक्ष्य हमारा क्या होगा। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या होगा, तो वही समस्याओं को प्रभावशाली तरीका से या फिर स्किल से आकलन करना। ठीक है, जो आपको एनालाइज करना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि किस विधि में उप समस्याओं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उप समस्याएं उसको बोलते हैं, किस विधि में उप समस्याओं को पुनरावृत्ति रूप में हल करना और मूल समस्याओं को हल करने के लिए उनके समाधान को संयोजित करना शामिल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वही डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ये दोस्तों डेफिनेटली आएगा, मतलब इतना बार आ चुका है कि अब क्या बोलूँ। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटेशनल विश्लेषण में, कंप्यूटेशनल एनालिसिस जब आप करते हैं, ठीक है, तो फ्लो चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फ्लो चार्ट जो हम लोग बनाते हैं, इसका मेन गोल होता है दोस्तों एक एल्गोरिथम में कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण के प्रावधान की कल्पना करना। ठीक है, नियंत्रण के प्रावधान की कल्पना करना। आगे देख लेते हैं, और हाँ, इंग्लिश को अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर इंग्लिश में आ गया तब तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, विजुअलाइजिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन एन एल्गोरिदम। आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक निर्णय बिंदु पर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके किसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। तो किसी भी समस्या को हल करने पर केंद्रित, जहाँ पर भी आप देख लीजिएगा ग्रीडी मेथड, ये मार दीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि कंप्यूटेशनल सोच में अपघटक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य वही है किसी जटिल समस्या को सरल और अधिक प्रभावी भागों में तोड़ना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार सोच रहे होंगे कि रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है। देखिए, आपके और कुछ क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आप वीडियो को ऑफ कर दूँ। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ तक है, मैं पूरा का पूरा अभी तक आपको ये PDF दे दूँगा, जिनको चाहिए आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस वही सब क्वेश्चन है, बार रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो जाएगा आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही लाने का। इतना वीडियो बनाया हूँ कि मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा रिफ्रेश होता हूँ, जल्दी से आप लोग के लिए फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और सेकेंड हाफ का जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, उसका मैं एनालाइज जल्दी ही करवा दूंगा। ठीक है, देखिए NPU वालों का भी एग्ज़ाम हुआ, उसका भी एनालाइज नहीं करा पाया हूँ यार, कितना एक अकेला आदमी कितना खटेगा बताइए आप भी। ठीक है, चलिए, जो भी है पूरा का पूरा PDF मैं दे रहा हूँ, आपको जहाँ से मदद चाहिए मदद करिए यार। ठीक है, और मदद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड NPU वालों देख लीजिए, आपका भी क्वेश्चन सेम आएगा, रांची यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको पूरा फॉलो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।